अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ टेंडर। टेंडर की तैयारी, टेंडर कैसे तैयार करते हैं, टेंडर नोटिस हमने इशू करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारे के सारा भी आप इसमें आज पढ़ेंगे। उम्मीद है आप दिलचस्पी से इसको लर्न कर रहे होंगे कि ठेकेदार को बुलाना हो तो किस तरह बुलाया जाता है। आमतौर पर आपको पता है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने महकमाजात हैं, खसूसन हमारे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट, वर्क डिपार्टमेंट जिसे आप कहते हैं, FPWD, ये सारे के सारे गाहे बगाए प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर निकालते रहते हैं। यानी ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि टेंडर के लिए जो मुतल्लिका काम है ये सारे का सारा जारी करने के लिए डिपार्टमेंट इसकी तैयारी करता है। जिस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट होगा वही डिपार्टमेंट टेंडर के लिए सारे के सारे जितना वर्क है प्रिपरेशन का ये तैयार करेगा। तो आइए हम देखते हैं टेंडर प्रिपरेशन के कौन कौन से टॉपिक्स। टेंडरिंग प्रिपरेशन, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन। पहला काम इसमें कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, मुआहदे की दस्तावेज़ात, और दूसरा टेंडर नोटिस इशू करना, टेंडर नोटिस जारी करना। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे टेंडर की प्राइस। टेंडर प्राइस यानी टेंडर की कीमत कितनी होनी चाहिए, इसका तयन कर लेना। नंबर 4 डिसीजन ऑफ अर्नेस्ट मनी, ज़र बयाना कितना होना चाहिए, और इसके अलावा सिक्योरिटी मनी का डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी मनी, ज़र जमानत प्रोजेक्ट की कॉस्ट की कितनी हम इसमें शामिल करेंगे। ये इन टॉपिक्स पे बात है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो अज़ीज़ तलबा, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल में भी आपने पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स की इंशाल्लाह एक के बाद भी एक लेक्चर कंप्लीट हम इसमें करेंगे, तो ज़रूरी आपको बता देता हूँ। वैसे आपको बताऊँ कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसी एतबार से कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। मसलन एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है तो कम से कम इतनी मोटी किताब तैयार हो जाती है जिसे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या शामिल होगा। ड्राइंग्स भी होंगी, स्पेसिफिकेशन भी होगी, जनरल स्पेसिफिकेशन, पार्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या लिखा जाएगा, मोड ऑफ पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट को डिपार्टमेंट पेमेंट कैसे करेगा, रनिंग बिल्स किस तरह प्रिपेयर किए जाएंगे। इसके अलावा आर्बिट्रेशन, कहीं पे कोई झगड़ा हो जाए कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट का, इसके लिए 20 साल का तरीके का आर्बिट्रेशन कहते हैं, ये भी तय किया जाएगा बकायदा रिटर्न, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक डॉक्यूमेंट्स है जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स है। जब भी कोई ऐसा मसला हो, निज़ाम पैदा हो जाए तो कोर्ट्स में पेश किया जाता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। पेनल्टी, बोनस क्लॉज, एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस, बेशुमार चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह जब वक्त आने पे आपको डिटेल से हम बताएंगे। तो आज जो हम सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करनी पड़ेंगी, यानी ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और जितनी क्लासेस हैं ये सारी की सारी तय करके जब टेंडर की नोटिस हम इशू करेंगे उससे पहले ये सारी चीज़ें तैयार होंगी। दूसरे नंबर पे टेंडर नोटिस इशू करना। टेंडर नोटिस डिपार्टमेंट इशू करेगा, डेट देगा, तो इसके लिए आमतौर पे अखबारों में ऐड दिए जाते हैं, और अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है مثلا डैम का या किसी नेचर का तो ग्लोबल टेंडर नोटिस भी देते हैं। ग्लोबल नोटिस यानी वर्ल्ड वाइड इशू किया जाएगा, तो पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जॉइंट वेंचर बनते हैं, बड़ी कंपनियां आ जाती हैं। हमारे जो कंट्री लेवल पे कंट्रैक्टर्स हैं वो अफोर्ड नहीं करते बड़े प्रोजेक्ट्स को, इसलिए बाहर से भी हमें कंट्रैक्टर बुलाने पड़ते हैं। तो टेंडर नोटिस आमतौर पे इशू किया जाएगा अखबारों में, और कभी छोटी नेचर के वो प्रोजेक्ट्स तो हम बाहर नोटिस बोर्ड पे भी लगा देते हैं डिपार्टमेंट्स के। इसी तरह वर्क डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं उनमें भी भेज देते हैं, और आजकल तो चैनल्स का ज़माना है, चैनल्स में भी इशू किए जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे इसको टेंडर नोटिस जारी करना। टेंडर नोटिस के अंदर क्या होता है कि फलां डेट को टेंडर आप जमा करवाएं और इस तरीके को खुलेंगे, फिर कंपेरेटिव लिस्ट बनेगी कंट्रैक्टर्स की नुमाइंदों की मौजूदगी में, और इसके बाद आमतौर पर जो लो प्राइस होते हैं उन्हीं को कंट्रैक्ट इशू कर दिया जाता है कि आप आइए आप कंट्रैक्ट ले सकते हैं। तो ये जरूरी चीजें टेंडर नोटिस का हिस्सा होती है। टेंडर की प्राइस, क्यों प्राइस रखनी पड़ती है। अब देख रहे हैं कि
टेंडर डॉक्यूमेंट्स में ये स्पेसिफिकेशन भी है, उसकी किताबें हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी है, उसकी किताब है, और बहुत सारी ड्राइव्स भी हैं। ये सारी चीज़ें आप ऐसे तो नहीं इशू की जा सकती। जैसे अभी तलबा आप स्टूडेंट्स होते हुए प्रॉस्पेक्टस खरीदते हैं किसी कॉलेज से, जब आप इन हो रहे होते हैं, एडमिशन ले रहे होते हैं, 300 का, 400 का, 1000 का आप खरीदते हैं प्रॉस्पेक्टस, जिसकी बेस पर आप एडमिशन फॉर्म भी और सारा अप्लाई करते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि ताकि डिपार्टमेंट में सारा बोल जाए, तो इसकी कॉस्ट का तयन, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसी एतबार से कीमत भी टेंडर की ज़्यादा होगी। ठेकेदार आएंगे, पे करेंगे, टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीद लेंगे, और अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो थोड़े पैसे रखे जाएंगे। तो इस चीज़ का तयन भी कर लेना बिफोर टाइम, जब टेंडर नोटिस इशू करने से पहले। इसके बाद है डिसीजन ऑफ अर्नेस्ट मनी, ज़र बयाना, इसका भी तय करेंगे। आमतौर पे जो रवाज है 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 2% हम ज़र बयाना के तौर पे अर्नेस्ट मनी के तौर पे रख लेते हैं। जैसे आप भी लफ्ज़ बोलते होंगे तलबा कि कुछ चीज़ लेनी हो तो साइट दे देना, बोली दे देना, आपने बुक कर लेना चीज़, बयाना क्या कहते हैं, अगर ताकि आप मुकर जाएं तो जिसके साथ आपका सौदा हो रहा है वो पैसे को रख ले, दबा ले, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पैसे वो वैलिड हो जाएंगे, फिर आगे जब आप चीज़ लेंगे उसके अंदर मुंतकिल हो जाएंगे। किसी ज़र बयाना कहते हैं। तो इसका भी तरीक़ाकार है, बैंक ड्राफ्ट CDR की शक्ल में, बैंक गारंटी की शक्ल में, और बहुत सारे अंदाज हैं जिसके तौर पे आमतौर पे आजकल बैंक गारंटी चलती है। तो कंट्रैक्टर बैंक गारंटी के जरिए से डिपार्टमेंट में अर्नेस्ट मनी के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करता है कि ये कंट्रैक्ट लेने में तैयार है। अगर खुदा न करता वो इससे भाग जाए, नहीं आ रहा, तो उसकी कंट्रैक्ट लेने के बाद अर्नेस्ट मनी उसको वापस नहीं की जाएगी किसी दूसरे, और अगर बाकी जिनका कंट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं होता उन सब की अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जाती है। और लास्ट पे डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी मनी, इसका भी तयन कर लिया जाए कि सिक्योरिटी मनी के तौर पर कितने पैसे। इसका भी आपको बता दूँ, अक्सर 10% ऑफ टोटल कॉस्ट रखा जाता है। हाँ, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, करोड़ों में, मिलियन में इनकी मालियत है, उसके लिए फिर परसेंटेज कुछ कम कर देते हैं, 5, 7, लेकिन जब आप पेपर में लिखें तो 10% लिखा करें। 10% ऑफ टोटल कॉस्ट सिक्योरिटी मनी के तौर पे कंट्रैक्टर जमा कराता है कि जब काम खत्म करे, डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड्स एंड पर, ये भी कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है। तो अगर उस दौरान भी कोई डिफेक्ट आ जाए, इसकी डिटेल आपको बाद में बताएंगे, तो उस वक्त सिक्योरिटी मनी डिपार्टमेंट का हक होता है, कंट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा होता है कि उसको दबा सकता है, यानी उसके पास रहेगी, फिर सिक्योरिटी वापस नहीं की जाएगी, किसी और कंट्रैक्टर से प्रोजेक्ट की कंप्लीशन करवाई जाएगी। तो बहरहाल कंट्रैक्ट कंप्लीशन होने के बाद और इसी तरह सर्टिफिकेट इशू होने के बाद डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड्स मुकम्मल होने के बाद, अक्सर 6 महीने का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है, इसके बाद ये सिक्योरिटी मनी उसको वापस की जाती है। तो शुरू में भी रख लेते हैं, या एक दूसरी सूरत ये होता है रिटेंशन मनी के तौर पे कुछ किस्तें हर बिल के साथ 10% के बाद से उससे काटते रहते हैं कंट्रैक्टर से। तो टोटल सम शुरू में जो डिसाइड हुआ 10%, तो 10% ये पैसे पूरे हो जाएंगे जो डिपार्टमेंट के पास रहेंगे, और कंट्रैक्ट की प्रोजेक्ट की फिजिकली एग्जीक्यूशन के बाद, कंप्लीशन के बाद अब उसको वापस किए जाएंगे डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड गुजरने के बाद। तो ये तलबा आज के लिए काफ़ी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको दोबारा इसको आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।